Good afternoon. We have all gathered over here for a webinar on finance for startup enthusiasts, and our guest for the webinar is Mr. Vicky Chokshi. Mr. Vicky is a financial advisor and a financial guide with 13 plus years of experience as a financial analyst and a CACS educator. He has done Master of Financial Analysis. And now, without wasting further time, let us please request Mr. Vicky to start the webinar. Sir, please begin. Thank you, ma'am. Welcome students for the webinar on finance for startup enthusiasts. आज के वेबिनार का मेरा मेन लैंग्वेज रहेगा हिंदी एंड आई विल यूज इंग्लिश एंड गुजराती इन बिटवीन, बट द मेन लैंग्वेज दैट आई एम गोइंग टू यूज इज हिंदी. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेमिनार. ये वेबिनार किन लोगों के लिए यूजफुल रहेगा? ठीक है, तो सबसे पहले इट्स फॉर स्टूडेंट्स एंड आई नो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स joining here. Hello, am I audible? Yes, sir, completely. Yeah. So this webinar will be useful for students because I know so many students are from non-commerce background और finance के बारे में बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सेकेंड, स्टार्टअप फॉर एंथुसियास्ट, मतलब जो लोग स्टार्टअप करने वाले हैं या थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में थॉट है कि आज नहीं तो 2 साल बाद या आफ्टर कंप्लीटिंग योर कॉलेज इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, चाहे आपके दिमाग में कोई आइडिया हो या ना हो, लेकिन अगर थोड़ा भी एक ऐसा दिल में वो इच्छा है कि स्टार्टअप कभी करना है तो डेफिनेटली ये सेमिनार आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा. नेक्स्ट इज फॉर हु वांट टू ग्रो देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस. अगर आपके फादर का कोई बिजनेस है या फिर ऑलरेडी यू आर रनिंग अ बिजनेस बट आपको वो बिजनेस ग्रो करना है या फिर उस बिजनेस के फाइनेंसेस को थोड़ा बहुत और ज्यादा डिटेल में अच्छी तरीके से समझना है, तो ये वेबिनार आप लोगों के लिए है. और लास्ट के चाहे आपके लिए कोई स्टार्टअप का आइडिया आपके दिमाग में नहीं है, चाहे आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, बट फिर भी आपको फाइनेंस के बारे में कुछ जानना है या फिर कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज जानने हैं जिससे कि आप इन अ स्टूडेंट लाइफ यू कैन अर्न समथिंग, और इवन इफ यू आर वर्किंग समवेयर और उसके साथ साथ साइड पे कुछ करना है जहां से आप इनकम थोड़ा जनरेट कर पाओ, तो उसके लिए भी ये वेबिनार आपके लिए काम लगेगा. लेट्स सी कौन से टॉपिक्स में इस वेबिनार में कवर करने वाला हूं. सो फर्स्ट टॉपिक is 4 sources of finance for startup. अब स्टार्टअप चालू करना है तो डेफिनेटली पैसों की जरूरत पड़ेगी, और पैसे कहां से आएंगे? तो आपका जो सेविंग्स है वो इतना ज्यादा नहीं होगा जिससे कि आप एक बड़ी सी कंपनी चालू कर पाओ. हाँ, डेफिनेटली एक स्टार्टअप स्टार्ट कर पाओगे कंपनी को, लेकिन जब कंपनी को अलग लेवल पे लेकर जाना है, बड़ा बनाना है, स्केल लेवल पे काम करना है, यू विल नीड फाइनेंस, यू विल नीड मनी. तो वो कहां से पैसा आएगा? और सेकेंड पॉइंट कि वो पैसा अगर आपको लेना है तो हाउ कैन यू प्रिपेयर योरसेल्फ. आज से ही आप क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हो ताकि जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए तो आप किस तरीके से रेडी हो और वो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आप ले पाओ. And last, I'm going to discuss 16 amazing ways to earn money for students. Even if you are in student life, लेकिन there are 16 ways that I have found out जो मैं इस वेबिनार के एंड में डिस्कस करने वाला हूँ, एंड आई कैन गारंटी यू कि इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको एक्साइट करेगा, आपके लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बन के रह जाएगी और वो पैसा आप कमा पाओगे. तो ये वेबिनार में बने रहिएगा. एट द एंड ऑफ द वेबिनार आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस 16 वेज टू अर्न मनी, एंड ट्रस्ट मी, ये वेज जानने के बाद आप कुछ भी ऐसा वैसा करने का नहीं सोचोगे, बिकॉज ये ऐसे तरीके हैं जिससे कि आपका रेज्यूम और ज्यादा स्ट्रांग होगा. जितने भी तरीके मैंने आपको बताया है वो ऐसे ही तरीके बताए हैं, उससे या तो आपका एक्सपीरियंस ऐड होगा या तो आपकी स्किल्स डेवलप होगी या कुछ ना कुछ आप ऐसा लर्न करोगे, ऐसी चीज मतलब कोई ऐसी चीज में काम करोगे जिससे कि आपका रेज्यूमे और ज्यादा स्ट्रांग होगा कि फ्यूचर में अगर कहीं पे स्टार्टअप के लिए पैसा किसी से मांगना जाना है इन्वेस्टर्स के पास, या तो फिर अगर जॉब लेने जानी है, तो ये जो वेज है ये अगर आपने किया हुआ रहेगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 4 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर स्टार्टअप. कौन से 4 सोर्सेज के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं? तो सबसे पहला सोर्स है आपका खुद का सेविंग्स. अगर आपके पास जेब में एक भी रुपया नहीं है तो 90% बिजनेस ऐसे है जो आप चालू नहीं कर पाओगे. थोड़ा बहुत तो रुपया उसमें डालना ही पड़ेगा, और अगर आपके जेब में पैसा है
तो ये आपको काम लगेगा टू सर्वाइव इन वर्स्ट सिचुएशन। बिकॉज जब आप बिजनेस चालू करने का सोच रहे हो तो वो जॉब जैसा नहीं है जहां पे आपको फिक्स एवरी मंथ पैसा मिलेगा। बिजनेस में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पे जेब से भी पैसा डाल के बिजनेस को कंटिन्यू करना पड़ता है, और बहुत सारे बिजनेसेस ने ये चीज की है लास्ट ईयर में। जब ये कोरोना का लॉकडाउन आया था, बिजनेसेस नहीं चल रहे थे, लेकिन रेंट वगैरह जा रहा था, तो जेब से पैसा भर के भी उन लोगों ने अपना बिजनेस कंटिन्यू रखा है। तो उसके लिए सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट सेविंग्स। सेकेंड, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया, आपका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है और उसकी डिमांड है मार्केट में, लेकिन ज्यादा उसको बनाने के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए आपको ज्यादा एसेट्स चाहिए होगी, ज्यादा मशीनरी चाहिए होगी, या ज्यादा मैन पावर लगेगा, उसके लिए आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसके लिए आपको इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना ही पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को मिलने के लिए जाना पड़ेगा। तो जब आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हो तो सबसे कम डिफिकल्टी हो और आराम से इन्वेस्टर्स को आप एग्री कर पाओ अपने स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड इज लोन। एक और ऑप्शन है, वो है लोन, यानी कि बैंक के पास से या किसी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, किसी और इंस्टीट्यूशंस के पास से लोन लेना इज एन ऑप्शन। लेकिन लोन लेने के लिए भी बहुत सारी चीजें वो लोग चेक करते हैं। तो क्या क्या चेक करते हैं और उन चीजों के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। एंड लास्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट बहुत दूर की बात है, बट फिर भी जब आपका बिजनेस एक रनिंग मोड में आ जाएगा और आपका प्रोडक्ट लोग लेना चालू करेंगे तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू में से विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट जब आप वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, या किस तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए जिससे कि प्रॉफिट जल्द से जल्द चालू हो जाए और अच्छा प्रॉफिट हो, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। So let's start with our first point, which is savings. अब एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूं, and you should ask yourself कि जब भी आपके हाथ में कोई भी रुपया आता है, जैसे दिवाली हो गई या आपकी बर्थडे है, आप किसी अपने एल्डर के पास से आशीर्वाद देते हो तो साथ में पैसा भी मिलता है, तो ये जब पैसा आपके हाथ में आता है या यहाँ वहां से कहीं से भी जो भी सोर्सेज है आपके पैसों के, वो जब पैसा आपके हाथ में आता है तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है? इस पैसे से क्या लूं, क्या चीज मैं परचेस करूं, जो मैं पूरा साल वेट कर रहा था, जो मुझे चाहिए था, अब मेरे हाथ में पैसा है, पहले जाऊंगा और ये चीज मैं परचेस करूंगा, राइट? बट यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ बिजनेस। जब आप एक स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहली चीज आपको पैसों के बारे में अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। डोंट थिंक व्हाट कैन आई बाय फ्रॉम दिस, थिंक वेयर कैन आई इन्वेस्ट दिस मनी। जब पैसा आपके हाथ में आता है तो सबसे पहली चीज ये सोचो कि इन पैसों को कहां पे इन्वेस्ट करूं, जिससे कि जब मुझे स्टार्टअप चालू करना है, जब मैं चालू करूंगा उस टाइम पे ये पैसा मुझे काम लगे। तो चेंज योर माइंडसेट, स्टार्ट थिंकिंग, जब भी पैसा हाथ में आता है तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन सोचो। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर 100 रुपए 200 रुपए में तो क्या इन्वेस्टमेंट करें? बेटा 100 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और वही सारी चीजें भी मैं इस वेबिनार में डिस्कस करने वाला हूं आगे। सेकेंड चीज, कीप ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंस। सबसे बड़ी गलती जो छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स जो है वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने एक्सपेंसेस का ट्रैक नहीं रखते। वो ये माइंडसेट लेकर चल रहे हैं कि अभी अभी तो अपना बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो ये तो लॉस मेकिंग ही होगा, तो फिर मैं क्यों एक्सपेंसेस लिखूं और खुद को रियलाइज करवाऊं कि अरे मेरी कंपनी लॉस कर रही है। या तो फिर अभी तो मेरा बिजनेस छोटा है, इतने ज्यादा खर्चे या इतने ज्यादा इनकम है नहीं कि जिससे मुझे इसको लिखने की जरूरत पड़े। मेरे दिमाग में सब कुछ है और मुझे याद है कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां खर्चा हुआ। बट मैं रिकॉर्ड रखने के लिए आपको एक्सपेंसेस ट्रैक करने को नहीं बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप इन एक्सपेंसेस का एक प्रॉपर वे से इस चीज को लिखोगे तो आप उसको एनालाइज कर पाओगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आप पैसा बचा सकते हो। एंड दूसरी चीज, व्हेन यू आर राइटिंग योर एक्सपेंसेस यू विल आल्सो राइट योर इनकम, कि कहां से पैसा आया वो भी लिखोगे। एंड व्हेन यू विल राइट कि कहां से पैसा आया तो आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस कर पाओगे कि यार ये चीजें हैं, या ये बिजनेस में इतनी चीजें हैं जहां से मुझे पैसा ज्यादा आता है। यू कैन फोकस ऑन दैट एंड यू विल इंप्रूव दोज थिंग्स।
सो ये चीजें हैं जिससे कि आप अपना एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हो। इसके बारे में ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत डिटेल में बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है। एंड I am planning to launch a video. I'm planning to upload a series of video. पूरा एक सीरीज मैं प्लान कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल पे इसके लिए कि किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक किया जा सके। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप वहां पे आके इस चीज को डिटेल में देख सकते हैं। Next is learn to differentiate between appreciable assets and depreciable assets. Now, if you guys are from non-financial background, तो आपको शायद ये terms थोड़ी difficult लगेगी. But let me explain what is appreciable assets. Appreciable assets यानी कि ऐसी assets जो आपके खरीदने के बाद appreciate होती है, यानी कि जिसकी values बढ़ती है। For example, अगर आपने कहीं पे घर लिया तो 50 लाख में घर लिया, 2 साल में उसकी प्राइस 60 या 65,000 60 और 65 लाख हो जाती है, तो वो एप्रिशिएट हो रही है उसकी प्राइस। अगर आपने गोल्ड लिया है तो इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 40-50 इयर्स ऑफ गोल्ड, तो एवरी ईयर गोल्ड थोड़ा बहुत बड़ा ही है, गोल्ड कभी कम नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मैंने 50,000 का गोल्ड लिया और 10 साल के बाद वो 50,000 के गोल्ड की वैल्यू 30,000 हो गई। गोल्ड की वैल्यू ऑलवेज बढ़ती रहती है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है या बहुत सारी ऐसी एसेट्स है जिसको एप्रिशिएबल एसेट की कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं, जिसमें अगर आप पैसा डालते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पैसा आपका ग्रो होगा। सो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि कौन सी एसेट एप्रिशिएबल एसेट्स है और दूसरा डेप्रिशिएबल एसेट्स, यानी कि टोटली ऑपोजिट ऑफ एप्रिशिएबल एसेट, यानी कि ऐसी एसेट्स जो एसेट्स डेप्रिशिएट होती है आपके परचेस करने के बाद। जैसे कि मैंने कार ली, तो अगर मैं कार परचेस कर रहा हूं तो आज अगर मैंने 5 लाख रुपए का एक कार लिया और 2 महीने बाद अगर उसको मैं बेचने के लिए जा रहा हूं तो डेफिनेटली मुझे 5 लाख या उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेंगे। अगर 5 लाख की कार ली है तो 4,50,000 या शायद 3,50,000 रुपीज मुझे मिलेंगे 2 महीने में। तो उसका प्राइस डेप्रिशिएट हो रहा है। या मैंने मोबाइल फोन ले लिया, नया मोबाइल फोन 20,000 रुपए का लिया और फिर मैंने यूज किया 1 महीना, 1 महीने बाद जब मैं फोन बेचने जाता हूं, डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू गेट बैक दोस 20,000 रुपीज, उसका प्राइस कम ही होगा। तो ऐसी एसेट्स जिसकी प्राइस लेने के बाद कम हो जाती है उसको हम लोग डेप्रिशिएबल एसेट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। एक बार आप ये समझने लगोगे कि ये एप्रिशिएबल एसेट्स है और ये डेप्रिशिएबल एसेट है, उसके बाद ट्राई रिड्यूस योर स्पेंडिंग फॉर डेप्रिशिएबल एसेट। अगर आपके हाथ में पैसा है तो ट्राई करो कि जितना हो सके उतना कम पैसा आप डेप्रिशिएबल एसेट्स में डालो। मतलब कि अगर आपके एग्जिस्टिंग फोन से काम चल रहा है, नया फोन नहीं लेना है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि जिंदगी मतलब जलसा ना करो, दैट इज नॉट द पर्पस। द पर्पस इज दैट यू आर प्लानिंग फॉर अ स्टार्टअप। आप जिंदगी के ऐसे मोड पे हो जहां पे आपको बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में। पूरी लाइफ पड़ी है एंजॉय करने के लिए और करियर बनाने के लिए। अगर करियर बनेगा तो एंजॉयमेंट अपने आप आएगा, लेकिन अगर एंजॉय करोगे तो शायद करियर बाजू में रह जाए। एंड दैट्स व्हाई योर फोकस शुड बी ऑन करियर। और अगर आपका फोकस अपने करियर पे है, आपके स्टार्टअप पे है, तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ने वाली है तो टुडे इज द राइट टाइम जहां से आप पैसा बचाना स्टार्ट करोगे। सो ट्राई रिड्यूसिंग योर एक्सपेंसेस फॉर डेप्रिशिएबल एसेट्स, यानी कि ऐसी एसेट्स जहां पे लेने के बाद अगर उसकी वैल्यू कम होती है तो मुझे अगर बहुत जरूरत है तभी वो चीज मैं लूंगा, अदरवाइज आई डोंट वांट दैट डेप्रिशिएबल एसेट्स। एंड इंक्रीज योर एक्सपेंसेस और योर स्पेंडिंग फॉर एप्रिशिएबल एसेट्स, यानी कि ऐसी एसेट्स जिसमें पैसा डालने पे अगर फ्यूचर में पैसा बढ़ने वाला है तो एप्रिशिएबल एसेट में पैसा डालना स्टार्ट करो। अच्छा, ऐसे कौन से ऑप्शन है सर? हम लोग तो स्टूडेंट है, हमें तो पॉकेट मनी हार्डली 2,000-3,000 मिलता है, उसमें बचता है 500 रुपया 700 रुपया। तो महीने के 500-700 रुपये कहाँ पे मैं कोई घर लेने जाऊंगा? आप 50 लाख के घर की बात करो या गोल्ड की बात करो जिसकी प्राइस 50-60,000 है, 500 रुपये में ये चीज कैसे आएगी? सो लेट मी गिव सम ऑप्शंस। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, नाउ दिस आर बॉन्ड्स, दिस आर नॉट एक्चुअल गोल्ड, ठीक है। और ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट इश्यू करती है, हर 2-3 महीने में एक बार वो इसका इश्यू लाती है। तो आप अपनी बैंक के थ्रू इसमें या फिर डिमैट अकाउंट है तो डिमैट अकाउंट के थ्रू सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन परचेज इज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड का जो भी प्राइस चला है मार्केट में उसका 1 ग्राम का प्राइस मतलब कि 5-6 हजार के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है। अभी गोल्ड का प्राइस 52,000 के आसपास चल रहा है तो 1 ग्राम का प्राइस कुछ 5,000 के आसपास रहेगा। सो ये 5,000 के आसपास 2-3 महीने में एक बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। एंड मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हर इश्यू पे इन्वेस्ट करो।
अगर पॉसिबल है तो हर 6 महीने में, साल में एक बार जब 5,000 आपके हाथ में है तब जाके आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। सेकंड इज रियल एस्टेट बॉन्ड्स रेट, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत खुद से सर्च करना पड़ेगा। थर्ड इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आर बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर स्टूडेंट्स, बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर दोज पीपल who are not earning much and who are not able to save much। मतलब सेविंग्स 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया हो रहा है तो म्यूचुअल फंड इज एन ऑप्शन जहां पे आप हर महीने सिर्फ 100 रुपया डाल के भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, हर महीने आप उसमें एक फिक्स अमाउंट डालोगे एंड वो पैसा जैसे जैसे आपके फंड की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपने जो पैसा डाला है उसका भी वैल्यू बढ़ता जाएगा एंड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, प्लस उसके ऊपर रिटर्न्स जो भी जनरेट हुए होंगे वो भी आपको वापस मिलेंगे। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट इज पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट में कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कंडीशंस है, बट स्टिल इट इज वेरी गुड टू हैव अ पीपीएफ अकाउंट। हालांकि पीपीएफ अकाउंट ज्यादातर जिन लोगों को इनकम टैक्स में रिबेट चाहिए वो लोग ज्यादा यूज करते हैं, बट from students point of view PPF account will help you to regularly invest money in something। जहां पे 3 साल का या 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड क्या होता है कि आज आपने पैसा डाला तो 5 साल से पहले आप वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो पीपीएफ अकाउंट में डालने से पहले ये सोच लेना कि आपका स्टार्टअप का डेडलाइन क्या है, मतलब व्हेन यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर स्टार्टअप। अगर 2 साल के बाद स्टार्टअप स्टार्ट करना है देन पीपीएफ अकाउंट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज उसमें पैसा डाला तो 5 साल से पहले आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो ये आपको सोचना है कि कौन सा ऑप्शन लेना है। बट अगर आपको यही जानना है कि बस मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है और फिर अभी जरूरत नहीं है पैसों की, आई कैन वेट फॉर 5 years, तो फिर आप पीपीएफ अकाउंट का ऑप्शन ले सकते हो। नेक्स्ट इज इन्वेस्ट इन गुड स्मॉल कंपनीज ऑफ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। अच्छा, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो जनरली कोई डिस्कस नहीं करता। इवन मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के भी वीडियोस देखे, लेकिन ये चीज कोई डिस्कस नहीं करता। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बंदा है जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, अगर आपका कोई रिलेटिव है जो एक छोटी सी कंपनी या स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है लेकिन पैसों की वजह से वो थोड़ा बहुत नहीं कर पा रहा है या वो थोड़ा दिक्कत फेस कर रहा है, तो और अगर आपके पास पैसा इकट्ठा हुआ है, भले ही उसको 1 लाख की जरूरत है और आपके पास 5,000 है, तो यू गिव हिम दिस 5,000 रुपीज और बोलो कि तेरी जो कंपनी है उसमें मैं एक्टिव इन्वेस्टर नहीं रहूंगा, मैं तेरी कंपनी में कभी भी ऑफिस में आके बैठूंगा नहीं, कभी भी कोई चीज बेचने नहीं जाऊंगा, मैंने सिर्फ तुझे पैसा दिया है तेरी कंपनी को रन करने के लिए और मुझे ये पैसा भी वापस नहीं चाहिए, मुझे ओनरशिप में इंटरेस्टेड है। यानी कि आज पूरी कंपनी तेरी है, आफ्टर गिविंग 10,000 इन योर कंपनी आई विल बी द ओनर ऑफ 10% ऑफ योर कंपनी। तो 1 लाख का कंपनी है, उसमें आपने 10,000 लगाया तो आप 10% के ओनर हो गए। कल जाके अगर वो कंपनी काफी अच्छा करती है और 10 करोड़ की कंपनी बनती है तो आपका ये 10,000 रुपया 1 करोड़ बन सकता है। यस, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, बट बिफोर डूइंग दैट उसका जो आइडिया है उसको काफी अच्छे से एनालाइज करो कि सच में ये आइडिया मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। जो बंदा कंपनी स्टार्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज इज योर फ्रेंड पैसा मत दे दो, देखो कि क्या सच में उसके पास वो स्किल, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन है कि वो ये कंपनी रन कर पाएगा और उस लेवल पे लेकर जा सकता है, तभी उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लाना है हमारे स्टार्टअप में, ठीक है। यहाँ पे जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैंने स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट की है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है, बट अब उसको मुझे अलग लेवल पे लेके जाना है, बड़ा स्केल करना है, तो मुझे पैसा चाहिए। और पैसे का एक ऑप्शन है कि मैं इन्वेस्टर्स के पास जाऊं, ऐसे लोगों के पास जाऊं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है और उनके पास से इन्वेस्टमेंट लेकर आऊं। बट ऐसे ही कोई मुंह उठाकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दे देगा। जैसे आप अपने फ्रेंड की कंपनी में पैसा डालने से पहले सोच रहे हो क्या उसके पास स्किल, क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस है कि नहीं, क्या वो ये कर पाएगा कि नहीं, क्या उसका बिजनेस आइडिया उतना वायबल है कि नहीं, तो वैसे ही इन्वेस्टर्स भी आपको जज करेंगे और इसीलिए यू हैव टू कीप योरसेल्फ रेडी फॉर दिस थिंग। सो थिंक फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपकी कंपनी में आपको पैसा डालना है तो आपका क्या थिंकिंग होगा, कौन सी चीजें हैं जो आप चेक करोगे, ठीक है। सो ट्राई टू गेन दोज रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, जो भी चीजें की जरूरत है वो सारी चीजें अपने रेज्यूमे में आज से डालना स्टार्ट करें।
सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की, क्वालिफिकेशन की। सो देयर इज नो थ्रेशोल्ड, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है, बट एक जनरल आइडिया ऐसा है कि इफ यू कैन स्कोर एवरेज 7 CGPA प्लस, मतलब 7 से ज्यादा CGPA अपने एजुकेशन में आप स्कोर कर रहे हो, मतलब कि यू आर अबव एवरेज स्टूडेंट, मतलब कि आपका दिमाग काफी अच्छे से चल रहा है एंड यू आर वेरी गुड इन दी कंसेप्ट क्लियरेंस, मतलब कंसेप्ट आपके एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि आप इस फील्ड में बिजनेस कर पाओ। सेकेंड इज टू लर्न न्यू स्किल्स। आप जो भी स्टार्टअप चालू करना चाहते हो उसके रिलेटेड जो भी स्किल्स है वो स्किल्स एक्वायर करना स्टार्ट करो। जो भी आइडिया है उसके रिलेटेड ऑनलाइन बहुत सारे पेड और अनपेड सोर्सेज है, या तो पैसा देकर सीखो या तो फ्री में यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से सीखो। बहुत सारी जगह है जहां से आप ये स्किल्स एक्वायर कर सकते हो, अपने नई नई चीजें लर्न कर सकते हो दैट शुड बी रिलेटेड टू योर स्टार्टअप। एंड गेट एन इंटर्नशिप इन द फील्ड यू वांट टू ओपन स्टार्टअप। अगर हो सके तो इंटर्नशिप ले लो, चाहे वो आपकी कॉलेज से कंपलसरी हो या ना हो, चाहे आपको कॉलेज बोल रही है कि इंटर्नशिप लेना कंपलसरी है या नहीं बोल रही है। शायद काफी सारी कॉलेजेस में ऐसा है कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में कंपलसरी नहीं होता है, थर्ड ईयर से कंपलसरी होता है, बट स्टिल इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, किसी भी ईयर में आप पढ़ रहे हो, अभी भी लेट नहीं हुआ है, गो एंड गेट एन इंटर्नशिप। सर कैसे मिलेगी इंटर्नशिप? इंटर्नशिप मिलना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज इंटर्नशिप इज विन विन सिचुएशन। कंपनी को बहुत सस्ते में एम्प्लॉय मिल जाता है, इंटर्नशिप में आपको 1000-2000 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, बट आप इंटर्नशिप पैसों के लिए कर भी नहीं रहे हो, आप इंटर्नशिप कर रहे हो टू गेट एन एक्सपीरियंस। उस फील्ड का क्या नॉलेज है वो नॉलेज आपको मिलेगा विच इज इनवैल्यूएबल। तो इसलिए कंपनी को बहुत सस्ते में एक एम्प्लॉय मिल जाता है और आपको बहुत सस्ते में, मतलब पैसा लेकर आप नॉलेज लेते हो जो आप शायद दूसरी जगह पे सीखने जाना पड़ता। तो इंटर्नशिप कैसे मिलेगा? एक अच्छा सा रेज्यूम बनाओ, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ और 8-10 कंपनी में हर जगह पे फिजिकली जाकर वहां पे अप्लाई करो कि आई वांट एन इंटर्नशिप इन योर कंपनी। भले उन लोगों ने कोई एडवर्टाइजमेंट निकाली हो या ना निकाली हो, वैकेंसी हो या ना हो, गो एंड सबमिट योर रेज्यूम कि सर अगर कोई इंटर्नशिप के लिए होगा तो मुझे बताना। 10 कंपनी में डालोगे, कम से कम एक कंपनी का रिप्लाई आएगा ही आएगा, दे विल कॉन्टेक्ट यू और आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। तो इंटर्नशिप मिलना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। एंड लास्ट, अगर इंटर्नशिप नहीं करना है तो फ्रीलांसिंग वर्क चालू कर दो जो आपकी फील्ड का है, तो ये एक ऑप्शन है जहां से पैसा कमाना भी आप स्टार्ट कर लोगे। नेक्स्ट इज लोन। ठीक है, अब लोन कहां से मिलता है? तो एक जनरल परसेप्शन है कि भैया लोन जो है वो बैंक से मिलता है, और अगर बैंक से हमें लोन चाहिए तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी चीज बैंक क्या चेक करती है? तो आपका फाइनेंशियल हिस्ट्री चेक करती है, और फाइनेंशियल हिस्ट्री आपको क्लीन रखना है और रेडी रखना है। अच्छा, ये फाइनेंशियल हिस्ट्री होता क्या है और कैसे रेडी रखे, कैसे क्लीन रखे? तो फाइनेंशियल हिस्ट्री मतलब कि बैंक नॉर्मली जो भी बंदा लोन लेने के लिए आता है, बैंक चेक करता है कि पास्ट में इसने कोई लोन लिया था, अगर लिया था तो उसने टाइम पे उसका पैसा रीपे किया कि नहीं। दूसरी चीज, इस बंदे का इनकम कितना है। अच्छा, बैंक को कैसे पता चलेगा? जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उससे बैंक को पता चलता है कि हर साल ये कितना रुपया इनकम टैक्स भर रहा है, उससे बैंक को पता चलता है कि इसका इनकम इतना है। तो वो इनकम देखती है कि अच्छा ये अगर महीने का 50,000 कमा रहा है तो उसको हम लोग 5 लाख की लोन दे सकते हैं जिसका EMI 10,000 वो आराम से पे कर लेगा। लेकिन अगर कोई बंदा महीने का 10,000 रुपया ही कमा रहा है तो 5 लाख का लोन उसको नहीं देंगे, बिकॉज उसका EMI अगर 10,000 हो रहा है तो 10,000 अगर ये EMI भरेगा तो खाएगा पिएगा क्या? डेफिनेटली ये डिफॉल्ट होगा। तो इसलिए बैंक शायद उन लोगों की EMI मतलब लोन नहीं देता है। सो हिस्ट्री देखा जाता है, जिसमें पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हिस्ट्री में बैंक देखती है कि इसने कोई लोन लिया था कि नहीं, सेकंड उसने इनकम टैक्स भरा है कि नहीं, और तीसरी चीज कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड पे आप कितना खर्चा करते हो हर महीने पे, और वो खर्चा करने के बाद क्या आप पैसा टाइम पे रीपे करते हो कि नहीं, तो वो भी आपकी हिस्ट्री में गिना जाता है। सो किस तरीके से हम अपनी हिस्ट्री को बना सकते हैं और उसको क्लीन रख सकते हैं, तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स है। हालांकि बहुत सारे स्टेप्स आपको पता होंगे बट फिर भी इसको फॉलो करना है ये नहीं पता है। सो दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग यू। फर्स्ट इज ओपन अ बैंक अकाउंट। या ये लगता है कि बहुत बेसिक स्टेप है, ये तो सब लोग करते हैं, बट नहीं, सारे स्टूडेंट्स तो एटलीस्ट नहीं करते। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो लोगों ने अपने बैंक अकाउंट अभी तक नहीं खोला है। इवन दो यू आर अ स्टूडेंट, सर हमारा कोई इनकम नहीं है, पैसा आता जाता नहीं है, बैंक अकाउंट खोल के करेंगे क्या? एटलीस्ट यू विल गेट टू लर्न द प्रोसेस ऑफ बैंकिंग। तो इसकी वजह से बैंक अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है, और पापा को लेकर मत जाना
खुद से जाना और बैंक अकाउंट खोलना, ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ में आए। एक बार बैंक अकाउंट खुलता है उसके बाद अप्लाई फॉर पैन कार्ड। पैन कार्ड क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि जो पैन कार्ड होता है उसके नंबर, उसका एक नंबर जो आपका यूनिक नंबर आएगा, उससे आप इनकम टैक्स पे कर सकते हो। सर इनकम नहीं, पैन कार्ड क्या नहीं है? सो पैन कार्ड लेना जरूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तभी आप फ्यूचर में भी कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो कर सकते हो। सो हैविंग अ पैन कार्ड विल स्टार्ट क्रिएटिंग योर फाइनेंशियल हिस्ट्री। फाइनेंशियल हिस्ट्री के लिए पैन कार्ड बहुत जरूरी है। सो और उसका प्रोसेस भी इतना ज्यादा महंगा नहीं है। 200-500 रुपए में अगर किसी को बोल भी दोगे तो वो भी करके देगा। एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ तो ऑनलाइन पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट ने समझाया हुआ है। पैन कार्ड की ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पे जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स दो और आपका 1 महीने में पैन कार्ड बनके घर पे आ जाएगा। उतना इजी प्रोसेस है, ठीक है? तो गो एंड गेट पैन कार्ड एंड स्टार्ट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इवन इफ इट इज नल। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है, ये एक कंसेप्ट है जो काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है। अगर मैं कोई इनकम अर्न कर रहा हूं, मुझे कहीं से इनकम मिल रही है, तो जो मेरा इनकम का सोर्स है, यानी कि किसी कंपनी में अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो वहां से वो लोग मेरा इनकम, मान लो कि मेरा इनकम 50,000 रुपीज है, तो 50,000 पूरा मुझे वो लोग देते नहीं है। 50,000 में से 5,000 रुपया काट के 45 मुझे देंगे, और वो जो 5,000 रुपया काटा वो 5,000 रुपया वो लोग गवर्नमेंट को दे देंगे और गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे ये सो एंड सो एम्प्लॉय काम कर रहा है जिसका महीने का इनकम 50,000 है और जिसमें से ये टीडीएस हमने काटा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जहां मेरा सोर्स जो है वो ही मेरा टैक्स काट के गवर्नमेंट को दे देता है, और ये पूरा साल चलता है। बट फिर एट द एंड ऑफ द ईयर मैं रियलाइज करता हूं कि देयर आर फ्यू टैक्स डिडक्शन। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे टैक्स में से डिडक्शन मिल रहा है, मतलब कि पूरे साल मिलाकर 5,000 काटा पूरे साल, तो टोटल 60,000 रुपीज गवर्नमेंट को पे किया गया मेरी इनकम में से। बट बाद में मैंने रियलाइज किया कि मेरा जो टोटल टैक्स होना चाहिए वो 20,000 ही होना चाहिए, तो 40,000 रुपया एक्स्ट्रा गया है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट को टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा। रिटर्न यानी कि आई विल आस्क गवर्नमेंट कि मेरा टैक्स 20,000 ही होता है, ये मेरा कैलकुलेशन है, और बाकी का 40,000 मुझे रिटर्न कर दो, और गवर्नमेंट रिटर्न कर भी देती है अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो, ठीक है। बट ये तो बात हुई कि अगर मैं इनकम कमा रहा हूं तो, लेकिन आप इनकम अगर नहीं कमा रहे या फिर आपका इतना बड़ा इनकम नहीं है कि जहां पे टैक्स भरना पड़े, तो फिर क्या करें? तो भी टैक्स रिटर्न फाइल करो। बिकॉज जब भी आप लोन लेने जाओगे तो उसके लिए कम से कम 3 साल का आपका इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होगा, कम से कम 3 साल का। एंड आपको बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट में मिल जाएंगे जो 100 रुपए में आपका टैक्स फाइल करके देंगे। अगर आप चाहो तो खुद से भी ये चीज सीख सकते हो कि किस तरीके से रिटर्न फाइल करें। उसके लिए भी YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। सो ट्राई टू लर्न। इफ यू डोंट हैव टाइम टू लर्न तो आस्क समवन। काफी लोग ऐसे मिल जाएंगे सो जो 100-200 रुपए में आपका टैक्स फाइल करके देंगे। पूरे साल का 100 रुपया देना है और टैक्स फाइल करना है। बट ये चीज आपको जब आप लोन लेने जाओगे तब बहुत काम लगेगी। और रिमेंबर, जब आप स्टार्टअप चालू कर रहे हो, एक स्टेज ऐसा आएगा ही आएगा जब आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। और आजकल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम्स लॉन्च की है फॉर लोन्स, तो उन स्कीम्स का भी अगर वो फायदा उठाना है तो आपको ये अपना फाइनेंशियल हिस्ट्री क्लियर रखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। Next is apply and get credit card if you are eligible. Being a student, it is very difficult to get credit card. बहुत difficult है कि आपको credit card मिल जाए because you don't have any financial history. But when you will start filing return, तो दो साल के आसपास का अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो उसको देखकर काफी सारे बैंक्स होंगी जो आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए एलिजिबल कर देगी एंड यू विल गेट द क्रेडिट कार्ड। अब मार्केट में क्रेडिट कार्ड का एक जो इंप्रेशन है वो बहुत खराब है। ऐसा माना जाता है कि क्रेडिट कार्ड जो है उससे डेट बढ़ती है इफ यू कैन नॉट मैनेज इट इन प्रॉपर वे। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो, यानी कि क्रेडिट कार्ड से उतना ही सामान खरीदते हो जितना आप पे कर पाओ, और अच्छे से एवरी मंथ जो भी पैसा खर्चा है वो आप रेगुलरली पे कर रहे हो, तो दैट विल हेल्प यू टू क्लियर योर क्रेडिट हिस्ट्री। और उससे लोन लेने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है मतलब कि ये एक टाइप का डेट है जो आप हर महीने लेते हो बैंक के पास से और फिर रीपे करते हो। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का हिस्ट्री है तो बैंक ये समझेगा कि इस बंदे को अपना पैसा मैनेज करना आता है। जब भी इसने लोन लिया है, यानी कि जब भी क्रेडिट कार्ड पे कोई चीज खर्चा किया है तो टाइम पे उसने पैसा पे किया है।
ताकि अगर मैं इसको लोन दूंगा, ये मेरे पास लोन मांगने आया है, तो डेफिनेटली उसका कुछ प्लानिंग होगा कि इस तरीके से मैं लोन रिपे करूंगा, और ट्रस्ट ज्यादा रहेगा इस बंदे के ऊपर कि उसको लोन दे दे हम लोग। तो क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री अगर आपके पास है तो लोन लेना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो मेक श्योर दैट यू गेट अ क्रेडिट कार्ड व्हेनेवर इट इज पॉसिबल। लास्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कमाएं? हालांकि ये बहुत दूर की बात है प्रॉफिट कमाना, अभी तो मतलब स्टार्टअप का एक आइडिया है दिमाग में, अभी से क्यों प्रॉफिट की बात करें, बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू हाईलाइट हियर। सो डोंट स्पेंड मच टाइम इन परफेक्टिंग योर प्रोडक्ट। पहली चीज कि परफेक्ट प्रोडक्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है मार्केट में। सबसे अच्छा फोन कौन सा है मार्केट में? आईफोन। बट फिर भी हर साल वो लोग आईफोन नया निकालते हैं। क्यों? बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लास्ट ईयर वाला परफेक्ट नहीं है, और ज्यादा इंप्रूव करो, और ज्यादा इंप्रूव करो। सो ये जो इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है वो हर साल, नॉट हर साल, हर मिनट चलता रहता है। और इसीलिए आप जिस भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो वो प्रोडक्ट कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। जब 19th सेंचुरी में स्टीम इंजन निकला था रेलवे का, वो कोयला डाल के फिर ट्रेन चलती थी, तब लोगों को लगा कि सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ कम्यूटिंग इज दिस, और इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आज के दिन में आपको पता है कि कितने अलग अलग इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, कितने ज्यादा इनोवेशंस हो गए। आज की डेट में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मिलने लगे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है। आपको अगर ऐसा लगता है कि हर आइडिया किसी ना किसी ने ले लिया है, सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है, मैं क्या नया इनोवेट करूं, तो बहुत कुछ है अभी भी इनोवेट करने के लिए। एंड रिमेंबर, इफ यू कैन नॉट इनोवेट, दैट्स ओके। मेक योर सर्विसेज वेरी गुड सो दैट कस्टमर कैन नॉट रेजिस्ट देमसेल्फ। सेकेंड, लॉन्च वेरी बेसिक वर्जन। आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको परफेक्ट करने के लिए मत जाओ। जो भी एक बेसिक प्रोडक्ट, मतलब यूज करने लायक प्रोडक्ट बन रहा है, उसको लॉन्च कर दो, सस्ते में लॉन्च करो, या ऐसा बोल दो कस्टमर को कि लेना है आप इसको लेकर जाओ, जितना पैसा देना है उतना दो। बिकॉज इनिशियली आपका फोकस प्रॉफिट पे नहीं रहना चाहिए, आपका फोकस रहना चाहिए फीडबैक पे। जब आपने चीजें मार्केट में बेची है तो कस्टमर के पास से फीडबैक लेना मत भूलो। जैसे कि ये वेबिनार खत्म होगा उसके बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, तो वो फीडबैक फॉर्म में आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग कुछ मुझे ऐसा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लो, ताकि जब फ्यूचर में वापस से एक ऐसा कोई वेबिनार करो तो इससे भी ज्यादा अच्छा, इससे भी ज्यादा इम्प्रूव वेबिनार हो कि और भी स्टूडेंट्स को इसको सुनने में मजा आए। सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट द इनिशियल स्टेज, ठीक है। एंड आप मान लो कि 6 महीना आपने लगाया प्रोडक्ट को इंप्रूव करने में, प्रोडक्ट को परफेक्ट करने में, और आपने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। आप सोच रहे हो कि आज मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा, बहुत रफ प्रोडक्ट है, इससे अच्छा कि मैं टाइम लेता हूं, प्रोडक्ट को परफेक्ट करता हूं, 6 महीने बाद उसको लॉन्च करूंगा। तो आप जो भी चीज सोच रहे हो कि ये चीज करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट परफेक्ट होगा, शायद परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में जाने के बाद कस्टमर उसको पसंद ना करें। तो रादर वेटिंग फॉर 6 मंथ और 6 महीने बाद अपना प्रोडक्ट आप लॉन्च करो और फिर कस्टमर को पसंद ना आए, उससे अच्छा है कि आज भी पसंद नहीं आने वाला, यही प्रोडक्ट मार्केट में डाल दो, कस्टमर्स के पास फीडबैक लेते रहो, और देखो 6 महीने में आपका प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से परफेक्ट हो जाएगा। नॉट परफेक्ट बट बहुत इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो रादर स्पेंडिंग 6 मंथ एट होम परफेक्टिंग योर प्रोडक्ट वर्सेस कि भी आप आज जैसा भी प्रोडक्ट है, बेसिक वर्जन है, उसको लॉन्च कर दो, कस्टमर के पास फीडबैक लेते रहो और उसको इंप्रूव करते रहो। 6 महीने में आप बहुत आगे होंगे कंपेयर टू यू आर ट्राइंग टू परफेक्ट योर प्रोडक्ट। सो मेक श्योर कि प्रोडक्ट परफेक्ट करना इज नॉट रिक्वायर्ड, कस्टमर का फीडबैक के हिसाब से प्रोडक्ट को इंप्रूव करना वो बहुत जरूरी है। और जब आप प्रोडक्ट इंप्रूव करोगे तो दैट विल इंक्रीज सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, मेरे पास से फीडबैक पूछा और मैंने आपको फीडबैक दिया कि अरे आपके प्रोडक्ट में ये चीज चेंज करो, 1 महीने बाद आपने एक्चुअली वो चीज चेंज करके उस कस्टमर को अप्रोच किया कि सर हमने आपने फीडबैक दिया इसलिए हमने चेंज किया है, अब वापस हमारा प्रोडक्ट ट्राई करके आप बताओ कि कैसा लगा, तो उस कस्टमर का भी ईगो फुलफिल होगा। कस्टमर को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कोई फीडबैक दिया और इन लोगों ने उसको सुना, इसको इंप्रूव किया। वो कस्टमर ही आपका मार्केटिंग एजेंट बन जाएगा, वो ही 10 लोगों को बोलेगा कि देखो ये प्रोडक्ट था, मैंने बोला कि ये इंप्रूवमेंट करना, इन लोगों ने इंप्रूवमेंट करके दिया, अब ट्राई करो क्या प्रोडक्ट बना इन लोगों का। सो दिस इज हाउ योर ब्रांड विल बिल्ड। कस्टमर्स आपको जानने लगेंगे। जो कस्टमर पहले बोल रहा था कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपने उसका फीडबैक लेकर अपना प्रोडक्ट इंप्रूव किया, कस्टमर को वो चीज बहुत पसंद आएगी और वो लॉयल हो जाएगा आपके ब्रांड के लिए।
सो ट्राई टेकिंग फीडबैक, और फीडबैक लेने के बाद वापस से उन कस्टमर्स के पास जाकर उनका वापस से फीडबैक लो कि सर जैसे आपने बोला था वैसे हमने इम्प्रूव किया, अब बताओ और कोई चीज है कि नहीं। बोनस टिप, ये मैंने पहले नहीं बताया था, बट दिस बोनस टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल बोनस टिप्स है एंड यू विल लव दिस, आई एम श्योर। सो बोनस टिप, सबसे पहले टिप, इंक्यूबेशन सेल। हर कॉलेज में, आपकी कॉलेज में भी इंक्यूबेशन सेल होता है और है। इंक्यूबेशन सेल होता क्या है? सो इट इज जनरली रन बाय कॉलेज। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो इंक्यूबेशन सेल्स चलाती है, एंड टीबीआई गवर्नमेंट सेल्स भी होता है, मतलब गवर्नमेंट की भी एक सेक्शन होता है जो ये इंक्यूबेशन सेल चलाता है, एंड दे हेल्प स्टार्टअप के हेल्प के लिए ये सेल्स चलाए जाते हैं। सो इंक्यूबेशन सेल बेसिकली होता क्या है कि आपके पास अगर कोई आइडिया है, बेसिक एक आइडिया है, तो आइडिया लेकर आप जाते हो, यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, यू गो टू कॉलेज। ये जरूरी है कि अगर आप एक्स स्टूडेंट हो यानी कि कॉलेज पास करके निकल गए तो शायद कॉलेज आपको आपके आइडिया को एंटरटेन ना करे, बट अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली इंक्यूबेशन सेल वाले आपके आइडिया को सुनेंगे, और अगर आपका आइडिया वायबल लगता है तो वो आपको मेंटरशिप देंगे, आपको पैसा देंगे, और दे विल हेल्प यू टू फाइंड इन्वेस्टर्स। और जब आपका आइडिया बेस पे है अपना स्टार्टअप, मतलब स्टार्टअप आपका उस बेस पे, उस स्टेज पे है जहां पे अभी सिर्फ आइडिया है दिमाग में, आपने प्रोडक्ट पे काम करना चालू नहीं किया या बहुत थोड़ा बहुत काम किया है, तो वहां पे यू विल गेट सो मेनी एंजल इन्वेस्टर्स। अगर सच में आपके आइडिया में दम है और सच में आप में वो स्किल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, देन यू विल गेट एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स जनरली 5 लाख से 20 लाख के आसपास का फंडिंग देते हैं, ज्यादा इन्वेस्टर्स बेसिकली, तो वो 5 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट देते हैं। और कॉलेज के पास ऐसे कॉन्टेक्ट्स होते हैं जो एंजल इन्वेस्टर्स को आपके आइडिया के साथ मिला सके, मतलब एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कॉलेज को कांटेक्ट करते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर अ स्टार्टअप जहां पे हम लोग इन्वेस्ट कर सके, एंड यू गाइज आर कॉन्टेक्टिंग इंक्यूबेशन सेल, तो वो दोनों को मिलाएगा। फिर यू पिच योर प्रोडक्ट, यू पिच योर आइडिया टू द इन्वेस्टर्स, और अगर इन्वेस्टर को अच्छा लगता है तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, दे विल डेफिनेटली इन्वेस्ट इन योर कंपनी, इन योर स्टार्टअप। एक बार आप ये इंक्यूबेशन सेल वाले स्टेज से पास हो जाते हो, मतलब कि आपको एक इन्वेस्टमेंट मिल गया है, आपका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत बन चुका है, लेकिन फिर मतलब प्रोडक्ट बन के मार्केट में आया है, बट उसको भी मार्केटिंग कैसे करे या फिर आगे और भी मेंटरशिप चाहिए, तो उसके लिए इससे एक स्टेप आगे, मतलब इंक्यूबेशन सेल से निकलने के बाद नेक्स्ट स्टेप दैट यू कैन कॉन्टेक्ट इज एक्सीलरेटर सेल्स। एक्सीलरेटर सेल्स जनरली बिग कंपनीज रन करती है, कॉलेज लेवल पे नहीं होता है या गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं होता है जनरली, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑब्वियस। सो ये एक्सीलरेटर सेल्स जो है वहां पे मेंटरशिप टारगेटेड एरिया को दी जाती है, मतलब पहले जो इंक्यूबेशन सेल में मेंटरशिप दी जाती है वो बिजनेस कैसे करना है उसके ऊपर मेंटरशिप दी जाती थी, तो एक्सीलरेटर सेल्स में आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप ऐप डेवलपमेंट के बिजनेस हो तो वो ऐप डेवलपमेंट, वो स्पेसिफिक टारगेटेड एरिया को किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो और अपने बिजनेस आइडिया को आगे लेकर जा सकते हो, उसके बारे में आपको मेंटरशिप दिया जाएगा। प्रोवाइड हेल्प टू स्केल योर बिजनेस को बड़े स्केल पे कैसे ले जाया जा सकता है, कैसे बहुत सारे कस्टमर्स, ज्यादा कस्टमर्स को आप अप्रोच कर सकते हो, किस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो, ये सारी चीजों में आपको हेल्प मिलती है। आपको ग्रांट्स भी, हायर ग्रांट मिलती है, मतलब ज्यादा पैसा मिलता है। स्पेसिफिक एरिया इन्वेस्टर्स, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लोग मान के बैठे कि मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, या मुझे सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में इन्वेस्ट करना है, या मुझे सिर्फ फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट करना है, और मेरा इन्वेस्टमेंट का जो कैपेसिटी है वो 20 लाख से 10 करोड़ तक का कैपेसिटी है, बहुत पैसा है, बट मुझे अच्छा सा आइडिया चाहिए। तो ये इस तरीके के इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो स्पेसिफिक एरिया इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपको एक्सीलरेटर सेल्स के कैटेगरी में मिल जाएंगे, विच आर ऑल्सो कॉल्ड वेंचर कैपिटल्स। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्टिंग एरिया पे है, सिर्फ थॉट है तो वहां पे वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपने अगर एक प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है, मार्केट में गए हो, यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश योर कंपनी, और जब आप ऐसे इन्वेस्टर्स को जाकर मिलते हो तो ये इन्वेस्टर्स आपको हेल्प कर सकते हैं और काफी पैसा, और इन इन्वेस्टर्स का खुद का भी एक नेटवर्क होता है, एंड देयर आर सो मेनी अर्ली टेस्टर्स, मतलब ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको ये बताया जाता है कि ये कंपनी नई है, ये लोग अभी भी इनएक्सपीरियंस है, बट इन लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है, यू टेक दिस प्रोडक्ट, बाय दिस प्रोडक्ट, ट्राई करो और फीडबैक दो।
एंड दे विल गिव यू बेनिफिट, मतलब डाउट ऑफ बेनिफिट देंगे कि अच्छा ये नई कंपनी है तो मिस्टेक्स हो सकती है, एंड दे विल टेल यू कि ये चीजें हैं जिस पे इम्प्रूव करो. दैट इज वेरी गुड वे टू गेट कस्टमर फीडबैक्स एंड वेरी गुड वे टू गेट कस्टमर्स ऑल्सो. सो ये एक्सीलेटर सेल इज एक्सीलेंट वे. सो इंक्यूबेशन सेल, एक्सीलेटर सेल्स, एंड थर्ड इज अदर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स टू सपोर्ट स्टार्टअप बिजनेस. तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जहां पे स्टार्टअप बिजनेस को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं. सो यू नीड टू एक्सप्लोर अ बिट, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे. सो ये बोनस टिप थी. दिस आर द वेज जहां पे आपको बहुत सारा फंडिंग और बहुत सारा मेंटरशिप, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हेल्प मिल सकती है. अब जो मैंने वेबिनार के स्टार्टिंग में आपको प्रॉमिस किया था दैट आई विल गिव यू 16 ways to earn money for student. Amazing 16 ways. So let's discuss these things. Very first, take an internship in your field even if it is not compulsory from your college. इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. Go and get internship. The best way that you can earn some money but a lots of experience of your field. It's the best to get an internship. सेकेंड, अब इसके बाद वाले जो ऑप्शन है उसको मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है. तो सबसे पहला कैटेगरी है फ्रीलांसिंग बिजनेस. मैंने बोल तो दिया था पहले कि भैया फ्रीलांसिंग बिजनेस करो, बट क्या बिजनेस कर सकते हैं? सो लेट मी गिव यू सम ऑप्शंस फॉर फ्रीलांसिंग बिजनेस. सेकेंड इज वेबसाइट डेवलपमेंट. फर्स्ट ये हमने देखा. दिस इज सेकेंड, वेबसाइट डेवलपमेंट. अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, स्पेशली कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो वेबसाइट डेवलप करना आपको आता ही होगा. अगर नहीं आता है तो गो एंड गेट नॉलेज ऑफ दिस. और आप बहुत बेसिक चीजों से स्टार्ट कर सकते हो. एक वर्डप्रेस है, गूगल साइट्स है जहां पे रेडी टेम्पलेट्स अवेलेबल है, उसको ले लो और उससे वेबसाइट बनाना स्टार्ट करो. बट यू विल गेट सम नॉलेज अबाउट मेकिंग द वेबसाइट एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न हाउ टू मेक वेबसाइट. सो वेबसाइट बनाओ. और ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है. अगर आप गूगल पे सर्च करोगे फ्रीलांसिंग वेबसाइट, तो जहां पे आप खुद को लिस्ट कर सकते हो कि आई एम अ वेबसाइट डेवलपर, और जो भी क्लाइंट्स, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ऐसे फ्रीलांसर्स को ढूंढते हैं, तो वहां पे आपका जो भी फील्ड है वो देखेंगे कि अच्छा वेबसाइट डेवलप करते हो, तो आपको कांटेक्ट करेंगे. नेगोशिएट होगा कि भैया 2000, 3000, 500, 600 रुपए में, 1000 रुपए में कैसा वेबसाइट बनाना है, तो इतना रुपया मैं आपको दूंगा, आप मुझे वेबसाइट बना कर दो. एंड दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस ऑफ फ्रीलांसिंग. सो वेबसाइट डेवलपमेंट. सेकंड इज ऐप डेवलपमेंट. बहुत सारे ऐसे, आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक अ कॉम्प्लिकेटेड ऐप. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक बेसिक सिर्फ व्यूएबल ऐप बना लो जिसमें कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना है, या किसी भी जगह पे ऐसा नहीं है कि जिसका मतलब डायनामिक एप्लीकेशन नहीं बनाने के लिए बनाओ. मैं बोलूँ एक स्टैटिक एप्लीकेशन जिसमें आप सिर्फ देख सकते हो, जैसे कि कोई एक पार्लर हो गया, ब्यूटी पार्लर, तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट वो लोग देते हैं, क्या क्या चीजें उनके पास है, बस वही चीज लिस्ट किया हुआ है, बट एक बेसिक एप्लीकेशन है. तो इस तरीके का एक एप्लीकेशन बनाओ. तो ऐसे लोगों को कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि मैं 500 रुपए में एप्लीकेशन बना कर देता हूँ. आपको पता है कि कितना एफर्ट डलता है इसमें, तो 2-3 पार्लर के पास या रेस्टोरेंट के पास जाओ, उनको बोलो कि इस तरीके के एप्लीकेशन में आपको बना कर दूंगा, आई चार्ज यू 500 रुपीज. दे विल गिव यू वर्क. अगर वो लोग लाख, 10 लाख, 5 लाख का बिजनेस लेकर बैठे, 500 रुपया उन लोगों के लिए कुछ नहीं है. लेकिन अगर वो काम आपको मिलता है 500 रुपए का, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. प्लस आप अपने रेज्यूम में डाल सकते हो कि मैं इस तरीके का फ्रीलांसिंग बिजनेस कर रहा था और मेरे इतने क्लाइंट्स हैं जिन लोगों की ये वेबसाइट्स मैंने या ये एप्लीकेशंस मैंने बनाकर दी है. यू कैन एक्चुअली लिस्ट डाउन द नेम ऑफ दिस एप्लीकेशंस आल्सो. नेक्स्ट इज ग्राफिक डिजाइनिंग. वैसे है इजी चीज, बट उसके लिए थोड़ा स्किल्स चाहिए, सीखना पड़ेगा. और सीखने के लिए अगेन यू कैन एक्सप्लोर ऑनलाइन ऑप्शंस. बहुत सारे ऑप्शंस है. आई विल आल्सो शेयर यू फ्यू ऑप्शंस कि ऑनलाइन कौन से ऑप्शंस है जहां से आप ये चीजें सीख सकते हो. तो वो इसके बाद वाली स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा. सो थोड़ा बहुत ऑनलाइन स्किल्स आपको गेन करनी पड़ेगी, बट देन यू कैन गिव दिस सर्विसेज. ग्राफिक डिजाइनिंग, जो ग्राफिक डिजाइनिंग करके दो, उसका भी बहुत अच्छा डिमांड है. कंटेंट राइटिंग. अब आज के दिन में बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, स्पेशली आफ्टर दिस कोरोना एंड लॉकडाउन. बहुत सारे बिजनेस ऑनलाइन है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करते हैं, यूट्यूबर्स है, इंस्टा है, ब्लॉग्स लिखते हैं. तो उन लोगों को राइटिंग स्किल्स इतना अच्छा नहीं है. अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स है, इफ यू कैन राइट इट, रादर इट इज इन इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, वॉट एवर लैंग्वेज यू लाइक, जिस भी लैंग्वेज में अगर आप लिख सकते हो, तो यू हैव एन अमेजिंग स्किल. अमेजिंग स्किल. अगर आप लिख सकते हो तो गो इन द मार्केट, लिस्ट योरसेल्फ एज अ फ्रीलांसर फॉर कंटेंट राइटिंग एंड सी हाउ मच यू कैन अर्न. सो कंटेंट राइटिंग इज एन अमेजिंग स्किल. इसके बाद वीडियो एडिटिंग. नहीं आता है लोगों को, नहीं आता है वीडियो एडिटिंग.
आपके पास ऑप्शंस है, इन शॉर्ट, वीमियो, बहुत सारे ऐसे वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस है, फ्री एप्लीकेशंस भी है एज वेल एज पेड एप्लीकेशंस भी है। यू कैन लर्न दिस एप्लीकेशन। और जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स है, जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ, तो मुझे एडिटिंग इतना अच्छा नहीं आता है, तो आई नीड सपोर्ट कि कोई बंदा है जो 100 रुपया लेकर, 200 रुपया लेकर मेरे वीडियोस अगर एडिट करके दे रहा है, बेस्ट। आई कैन फोकस ऑन माई वर्क, यू कैन फोकस ऑन योर वर्क, इट्स विन विन सिचुएशन। बिकॉज वीडियो एडिट करने मैं बैठूंगा तो शायद 10 घंटा उसमें निकल जाएगा, बिकॉज मुझे नहीं आता है। लेकिन अगर कोई बंदा 100 रुपये लेकर मुझे वीडियो एडिट करके दे रहा है, 500 रुपया लेकर वीडियो एडिट करके दे रहा है, best, I'll give 500 rupees to him. I can save my 10 hours and I can focus on other important things which are important for me. But you being a student, आपके पोर्टफोलियो में एक चीज आएगी कि आप वीडियो एडिट कर सकते हो, प्लस यू विल गेट सम एक्स्ट्रा मनी। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्ट राइटिंग फॉर पॉडकास्ट। आज पॉडकास्ट का भी बहुत अच्छा एक ट्रेंड चल रहा है। व्हाट इज पॉडकास्ट? तो गेस्ट को बुलाया जाता है और क्वेश्चन आंसर, बेसिकली इट इज एन इंटरव्यू, बट ऑडियो उसका सिर्फ लॉन्च होता है, या कई बार वीडियो एंड ऑडियो दोनों लॉन्च होता है। तो जो भी डिस्कशन होता है गेस्ट के साथ, 1 घंटे का डिस्कशन होता है। तो अगर इंग्लिश में पॉडकास्ट है तो वही चीज लिखने के लिए उनके पास कोई बंदा नहीं आता। और आजकल पॉडकास्ट का ट्रांसक्रिप्ट राइटिंग के लिए बहुत डिमांड है। सो अगर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, छोटे छोटे पॉडकास्टर्स, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उनको कॉन्टेक्ट करो, कैन राइट योर स्क्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट मैं आपको लिख कर दूंगा, मतलब वो लोग जो बोल रहे हैं उसको आपको सिर्फ टाइप करके लिख कर, मतलब नॉट राइट, एक्चुअली राइट करना है, सिर्फ टाइप करना है। टाइप करके पूरा वर्ड फाइल बनाकर उनको दे दो कि आपने जो भी डिस्कशन किया था वो डिस्कशन का ये रहा ट्रांसक्रिप्ट। यू हैव टू लर्न दिस स्किल डेफिनेटली, बट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट डिफिकल्ट नहीं है। लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो कि जहां पे ट्रांसक्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो फॉर पॉडकास्ट। राइट क्लोज कैप्शंस एंड सबटाइटल्स फॉर वीडियोस। अगर मैं हिंदी में वीडियोस बना रहा हूँ, ये अपना जो वेबिनार चल रहा है पूरा हिंदी में चल रहा है, बट आई वांट कि ये वेबिनार जो है उसके लिए मुझे सबटाइटल्स मिल जाए इंग्लिश में, तो मैं ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकता हूँ। बट मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बैठकर उसको ट्रांसलेट करूँ। इफ यू आर गुड एट ट्रांसलेटिंग, इफ यू आर गुड एट इंग्लिश, तो आप क्लोज कैप्शन या सबटाइटल फॉर वीडियो भी लिख सकते हो। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि भैया 200 रुपया 500 रुपया लेकर मेरे वीडियो का आप सबटाइटल्स लिख कर दो, सो दैट आई कैन पुट इट इन माय यूट्यूब वीडियोस एंड आई कैन रीच मोर पीपल। अदर स्मॉल बिजनेस आइडिया, और इसके अलावा दूसरे बिजनेस आइडिया क्या है? तो एक तो क्लाउड किचन। नाउ किचन तो आपको पता है भी, खाना बनता है किचन में। व्हाट इज क्लाउड किचन? तो आप घर पे खाना बनाओ, एक मेनू बना दो, और खुद का जो किचन है उसको जोमेटो स्विगी पे लॉन्च कर दो। तो ऑर्डर्स आएंगे, आप घर से ही चीजें बनाकर उन लोगों को भेजोगे। आपका टाइम भी वहां पे, आपको टाइम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं रात को 7 से 9 ही काम करूंगा या 7 से 10 ही काम करूंगा। यू कैन सिलेक्ट योर टाइमिंग, और उस टाइम पे आप वो खाना बनाकर बेचोगे। लेकिन रेस्टोरेंट नहीं है, डाइनिंग नहीं आएगा, लोग आएंगे नहीं, आकर बैठेंगे नहीं, सिर्फ आप चीजें बनाकर उन लोगों को दोगे। सो दैट इज क्लाउड किचन। अगर आपको कुकिंग का शौक है, आपकी 2, 3, 4, 5 ऐसे रेसिपीज है जो बहुत अच्छी बनती है, यू कैन स्टार्ट क्लाउड किचन। 10, सेल क्लोथ्स। कपड़े बेचना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुकान खोलो या रास्ते पे जाकर कपड़े बेचो, लेकिन अगर कॉलेज में कोई फेस्टिवल है, यूथ फेस्टिवल है या ऐसा कुछ चल रहा है, या फिर बॉम्बे में या बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सस्ते में कपड़े मिल जाते हैं, अगर आपको वो जगह पता है तो वहां से थोड़े बहुत कपड़े लेकर आओ। फ्रेंड्स जो है उन लोगों को बोलो किस तरीके के कपड़े मैं लाया हूँ, अगर किसी को परचेस करना है तो बोलना। एक छोटे लेवल पे आप इस तरीके का बिजनेस भी कर सकते हो। और याद रखना, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता। अगर पैसा मिल रहा है और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली डू इट। नेक्स्ट इज टीच स्टूडेंट्स। दिस इज अमेजिंग एक्टिविटी, बहुत अच्छा। आई बीइंग अ टीचर, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और मुझे पता है कि ये चीज मुझे कितना हेल्प करती है लाइफ में। सो अगर आप बच्चों को पढ़ाते हो तो उससे आपका खुद का नॉलेज बढ़ता है, बिकॉज उनको पढ़ाने से पहले खुद को रीड करना पड़ता है। अगर आप 3rd या 4th सेमेस्टर में हो और 1st सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो 1st सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी खुद को आपको पहले 1st सेमेस्टर के कंसेप्ट समझने पड़ेंगे और उस लेवल तक समझने पड़ेंगे ताकि आप उसको समझा पाओ। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसकी वजह से आपका नॉलेज भी काफी इंप्रूव होगा। दैट विल हेल्प यू इन योर 3rd, 4th सेमेस्टर ऑल्सो। सो गो एंड गेट दिस जॉब। अगर 2 बच्चे मिलते हैं, 3 बच्चे मिलते हैं, गो एंड टीच देम। देयर वाज अ गाय, मतलब मेरा एक स्टूडेंट था जो 1st ईयर 2nd ईयर में मेरे पास पढ़ा। जब वो 3rd ईयर में था तब उसने 1st ईयर 2nd ईयर के स्टूडेंट्स को बोला कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, जिसको जितना पैसा देना है उतना दो, नहीं देना है मत दो, बस आओ मैं पढ़ाऊंगा, मुझे पढ़ाना है बच्चों को।
एंड उसने स्टार्ट किया था 2 बच्चे से. देयर वाज अ टाइम वेयर ही वाज हैविंग 50 स्टूडेंट्स एंड ही वाज आस्किंग मी कि सर शाम के टाइम पे अगर आपका क्लास फ्री है तो मुझे ये क्लासरूम चाहिए पढ़ाने के लिए बच्चों को. और ऑन एन एवरेज उसको 50 रुपए मिले एक बच्चे से. एवरेज 50 रुपया. दैट वाज आल्सो 2500 रुपीज दैट ही अर्न. उसका तो सिर्फ हॉबी था पढ़ाने का. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि यू स्टार्ट टीचिंग एंड यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स. अर्न व्हाइल यू स्लीप बिजनेस. ऐसे बिजनेसेस जो एक बार काम किया फिर सालों साल उससे आपको पैसा मिलता रहेगा. अच्छा, ऐसे भी बिजनेस होते हैं? जी हाँ, होते हैं. कौन से बिजनेस देखते हैं. मेक एन ऐप एंड लॉन्च इट ऑन एंड्रॉइड एंड iOS प्लेटफॉर्म. ऐप बनाने में बहुत टाइम लगेगा. मतलब वो जो हमने पहले ऐप की बात की थी, ऐसे ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ. 1 पेज ऐप नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसमें कोई फीचर हो, कोई गेम बना दिया आपने, टाइम लगेगा. बट एक बार वो ऐप आपने लॉन्च कर दिया, उसके बाद सिर्फ इंप्रूवमेंट करने हैं. और जब भी कोई वो ऐप डाउनलोड करेगा, यूज करेगा, यू विल कीप अर्निंग मनी. तो वो पैसा आपको कमा कर देता रहेगा ऐसे एप्लीकेशंस. 13, स्टार्ट यूट्यूब चैनल. बहुत कॉमन है, बहुत लोग आजकल कर रहे हैं, बट सबके लिए स्कोप है. अगर आपने किसी एक चैनल को सब्सक्राइब किया तो उसी जोनर के दूसरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, ऐसा नहीं है. और इसीलिए सब्सक्राइबर्स मार्केट में है तब तक यूट्यूब चैनल चलते रहेंगे. यूट्यूब चैनल पे मान लो ऑफ कोर्स मेहनत बहुत है, 2-3 साल लगते हैं वीडियोस को वायरल करने में या 10,000 1 लाख सब्सक्राइबर्स मिलने में. बट एक बार ये मेहनत कर लेते हो, उसके बाद आपने जो वीडियोस डाले हैं वो पुराने वीडियोस भी अगर कोई देखता है तो उससे भी आपको पैसा मिलता रहेगा, क्योंकि उसमें ऐड चलते हैं तो उसके ऊपर पैसा मिलता रहेगा. 14, मेक अ कोर्स एंड सेल इट ऑनलाइन. और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिस भी चीज मतलब जो पढ़ाई कर रहे हो उसी के रिलेटेड कोर्स बनाओ. अगर आपको पियानो अच्छे से आता है उसका कोर्स बना दो. अगर गाना आता है, अगर डांस आता है, पेंटिंग आती है, जो भी चीज आपको पसंद है उसका थोड़ा बहुत बेसिक से थोड़ा ज्यादा नॉलेज अगर आपके पास है तो 1-1 घंटे के या आधे घंटे के 5-10 वीडियोस बनाओ. एक कोर्स बना दो. उसका एक कोर्स स्ट्रक्चर होना चाहिए कि पहले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर में ये चीज आप सिखाओगे. इस तरीके का कोर्स बनाओ और ऑनलाइन उसको बेचना चालू करो. अगर और ज्यादा जानना है कि कैसे ऑनलाइन बेचना है, जस्ट गूगल इट, हाउ टू सेल कोर्सेज ऑनलाइन एंड यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस. ये तरीके हैं जिससे कि आप अपने कोर्सेज ऑनलाइन बेच सकते हो. तो मेक अ कोर्स. एक बार कोर्स बनाया फिर ऑनलाइन बेचना है. अगर आपका कंटेंट ऐसा है जो रेगुलर अपडेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि सरगम, तो म्यूजिक में देयर आर 7 सुर होते हैं, सरगम होते हैं, सारे गाँव पता नहीं सा, ये आपने समझाया तो ये कभी भी चीज चेंज नहीं होने वाली है. ठीक है, तो इस तरीके की अगर कोई चीज है तो आपको अपने कोर्स को अपडेट करने की भी जरूरत नहीं. एक बार कोर्स बनाया, जब तक लोग वो कोर्स लेते रहेंगे, जब तक लोग वो चीज देखते रहेंगे, आप पैसे कमाते रहोगे. सो कोर्स बनाओ और उसको ऑनलाइन सेल करो. एफिलिएट मार्केटिंग. अगर आपके कॉलेज में बहुत सारे कॉन्टेक्ट है, सिर्फ कॉलेज में नहीं बट ऑनलाइन, ऑन इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे बहुत सारे कॉन्टेक्ट है, से फॉर एग्जांपल मोर देन 1000, अगर 1000 से ज्यादा आपके कॉन्टेक्ट है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो. एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, तो Amazon पे आपका खुद का एक पेज क्रिएट होता है जहां पे दूसरे लोग जो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट आप अपने पेज पे ऐड करोगे तो आपका एक यूनिक लिंक जनरेट होगा. प्रोडक्ट वही है, बस लिंक आपका होगा. वो लिंक आप जब लोगों को देते होगे, इस लिंक से चीजें परचेस करो, और अगर कोई बंदा उस लिंक को क्लिक करके उसके ऊपर से कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसका थोड़ा बहुत कमीशन आपको मिलता है. और जब तक लोग वो लिंक से चीजें परचेस करते रहेंगे तब तक आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा. सो दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग. ये फ्लिपकार्ट, Amazon, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है वो सारे ये एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम चलाते हैं. यू जस्ट नीड टू गो एंड सर्च फॉर दैट. इफ यू सर्च इट, डेफिनेटली यू विल गेट सो मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. एंड द लास्ट, अगर किसी फील्ड में आपको बहुत अच्छा नॉलेज है तो राइट एन ई बुक. एक ई बुक बोल रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन बुक लिखो और उसको पब्लिश कर लो. Amazon पे आराम से पब्लिश हो सकता है. ठीक है, सो और फ्री में पब्लिश होता है. तो Amazon को क्या मिलेगा, जब आपका बुक कोई परचेस करेगा तो उसमें से Amazon 20% 30% कमीशन लेगा और बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा. 9 रुपये, 29 रुपये, 19 रुपये, 39 रुपीज, 49 रुपीज, ऐसी भी प्राइस रख सकते हो अपनी बुक्स की. एंड यू कैन सेल योर बुक्स बहुत सस्ते में. 20-25 रुपए का ई बुक मिलता है तो आराम से कोई भी परचेस भी करेगा अगर आपका कंटेंट सच में स्ट्रांग है तो, और उसके ऊपर से आपको पैसे भी मिलते रहेंगे. ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें जो है इसको करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि देयर आर कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज है, देयर आर ऑनलाइन ऑप्शंस जहां से आप ये चीजें
सीख सकते हो. So few sources that I want to discuss. Website and applications for free courses. One is Coursera. Coursera नाम की उनकी एप्लीकेशन भी है, उनकी वेबसाइट भी है. वहाँ पे बहुत सारे thousands of free courses are there and सारी फील्ड के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे. आप चाहे कुकिंग ले लो, चाहे ऐप डेवलपमेंट ले लो, या चाहे फाइनेंस ले लो, सबके कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाएंगे. सेकेंड इज यूडेमी. यूडेमी के ऊपर भी मिल जाएगा. एक अनअकैडमी है, उस पर भी फ्री कोर्सेज. ये यूडेमी अनअकैडमी है, उसमें सारे कोर्सेज फ्री में नहीं मिलेंगे. कुछ एडवांस कोर्सेज है जो पेड होते हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाएंगे. लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, because if you are from non-financial background and if you are planning to start a startup, तो आपको अपनी फील्ड के बारे में तो पता होना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इज गेट एजुकेटेड योरसेल्फ अबाउट फाइनेंस एंड मनी. क्योंकि आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए किसी पे डिपेंडेंट रह सकते हो. एक बंदे को हायर कर लो, उसको बोल दो कि एप्लीकेशन डेवलप तू कर, मैं कस्टमर्स ढूंढ के लाऊंगा, तेरी एप्लीकेशन मैं अप्रूव करके उसको भेज दूंगा. बट जो पैसा आता है वो तो खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज आप ये जो भी मेहनत कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, वो सारी चीजें कर रहे हो पैसे के लिए. ठीक है. सो फाइनेंस मनी एक चीज ऐसी है कि चलो ऐसा बंदा आपको मिल भी जाता है जो आपका फाइनेंस और मनी मैनेज कर लेगा, बट स्टिल आपको उसमें इन्वॉल्व रहना ही पड़ेगा, बिकॉज ट्रस्ट इश्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. ठीक है. सो आपको पैसा और फाइनेंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है. कैसे पता चलेगा? देयर आर सो मेनी पेड एज वेल एज अनपेड कोर्सेज ऑनलाइन. बहुत सारे पेड अनपेड कोर्सेज है, जाओ ढूंढो, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको पैसे वगैरह में. और अगर कुछ नहीं मिलता है तो आई हैव दिस यूट्यूब चैनल, youtube.vicky-choksi. इस पे जाओगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ डालने के लिए. ये कोर्स में हमने जो डिस्कस किया, एक्सपेंसेस के बारे में, स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, ये सारी चीजें, हाउ टू ग्रो योर स्टार्टअप, और मतलब बेसिकली फाइनेंस के रिलेटेड चीजें मैं वहां पे डालने का प्लान कर रहा हूँ. एंड फ्यूचर में डेफिनेटली यू विल सी सो मेनी कंटेंट ऑन दिस एंड इट्स फ्री. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी मैं फाइनेंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालते रहता हूँ, जहाँ पे बहुत अच्छा एंगेजमेंट होता है. काफी सारी चीजें हमारे बच्चे, मतलब आई एम ऑल्सो टीचर, सो मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें सीखते हैं यहाँ से. सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो and Facebook. On Facebook also I'm there. There is Choksi Vicky 87. So that's it. Hetal ma'am. Yes, sir. Yes sir. Okay. So I'm hoping that our students have got a quite good insight on finance and how to start their startup, or they might have got an idea about how to manage their finances being a student, from where they can start to earn money or where they can plan to invest their money and their thoughts. So I would like to thank you so much, Vicky sir, that you spared your valuable time for educating our students. I thank you from the bottom of my heart, and on the behalf of Parul University, thank you so much, sir. You're welcome, ma'am. Also, I want to know if anyone is having any question answers, so they can ask me. Sir, students have not sent me any questions, so I will ask them if they are having any questions, and I'll let you know in case they are having any question in future. Perfect. No problem. Okay, Thank you so much, sir. After this webinar, you might get a feedback form, students. So if you are getting a feedback form, please give your genuine feedback. That will help me to improve my content in future. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time. Thank you. Okay.